नमस्कार। आज ट्रांसफार्मर की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या करते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो बनते कैसे हैं ये जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि असल में ना सारी कहानी बनावट की ही है। तो सवाल ये उठता है कि जब ट्रांसफॉर्मर की बात आती है तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। पर आखिर इन दोनों में मतलब बुनियादी फर्क है क्या? चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर आकर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए फ्रीक्वेंसी को बिना छेड़े इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे में भेजता है। बस, बेसिक क्लियर है? तो चलिए अब असली मुद्दे पर चलते हैं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो इनके डिजाइन की फिलॉसफी में है। और ये फिलॉसफी एक बहुत ही सिंपल सी बात पर टिकी है कि कौन किसको घेर रहा है। और वो फिलॉसफी कुछ इस तरह है। कोर टाइप में जो वाइंडिंग्स होती हैं वो कोर को घेरती हैं, और शेल टाइप में ठीक इसका उल्टा। यहाँ कोर वाइंडिंग्स को घेरता है, एक शेल की तरह। सुनने में बहुत मामूली सा फर्क लगता है ना, पर यकीन मानिए यहीं से सारा खेल बदल जाता है। और जानते सबसे मजेदार बात क्या है? बस यही एक छोटा सा फैसला कि वाइंडिंग कोर के बाहर होगी या कोर वाइंडिंग के बाहर, यही एक चीज इन दोनों ट्रांसफॉर्मर्स की पूरी किस्मत तय कर देती है, उनके हर एक गुण को, हर एक फीचर को। तो फिर चलिए अब इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके देखते हैं और शुरुआत करेंगे इनकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से। देखिए, यहां पर मामला थोड़ा टेक्निकल है। कोर टाइप में क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे कोर में यूनिफॉर्म रहता है और उसका रास्ता भी सिर्फ एक होता है। दूसरी तरफ शेल टाइप में सेंटर वाले लिम्ब पर फ्लक्स डबल हो जाता है और इसके पास दो रास्ते होते हैं। और दो रास्ते होने का सीधा फायदा क्या है? कम लॉसेस। मतलब एफिशिएंसी के मामले में शेल टाइप यहां थोड़ा सा आगे निकल जाता है। पर रुकिए, बात सिर्फ लॉसेस की नहीं है। एक और चीज है जो बहुत मैटर करती है, और वो है लीकेज फ्लक्स। अब ये लीकेज फ्लक्स क्या बला है? आसान भाषा में ये वो फ्लक्स है जो एक वाइंडिंग से दूसरी तक पहुंचने के बजाय लीक हो जाता है, बेकार चला जाता है। अब कोर टाइप में क्योंकि फ्लक्स का रास्ता लंबा है तो लीकेज भी ज्यादा होता है। वहीं शेल टाइप में रास्ता छोटा है और ज्यादा प्रोटेक्टेड भी, तो लीकेज जाहिर है कम हो जाता है। चलिए अब जरा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इनकी मैकेनिकल बनावट और मेंटेनेंस की, मतलब प्रैक्टिकल चीजों की। तो यहाँ एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। शेल टाइप, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ज्यादा मजबूत होता है। पर एक कोर एक कवच की तरह वाइंडिंग्स को बचा रहा है। पर इसी कवच की वजह से उसको ठंडा करना या उसकी मरम्मत करना मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोर टाइप शायद उतना मजबूत ना हो, लेकिन उसे ठंडा रखना और मेंटेन करना कहीं ज्यादा आसान है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। कोर टाइप में देखिए, वाइंडिंग्स एकदम बाहर की तरफ हैं, हवा में एक्सपोज्ड, तो गर्मी बड़ी आसानी से निकल जाती है। लेकिन शेल टाइप में वाइंडिंग्स तो कोर के अंदर छुपी हुई हैं, तो कूलिंग अपने आप में एक चैलेंज बन जाती है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, जरा देखते हैं कि इनका कोर और इनकी वाइंडिंग्स असल में दिखती कैसी हैं और बनती कैसी हैं। यहां पर भी एक बहुत बड़ा फर्क है। कोर टाइप में अक्सर स्टेप्ड या सीढ़ीदार कोर इस्तेमाल होता है। क्यों? ताकि सर्कुलर वाइंडिंग्स उस पर एकदम चिपक कर फिट हो जाएं और कॉपर की बचत हो। जबकि शेल टाइप में काम एक सिंपल से रेक्टेंगुलर कोर से ही चल जाता है। और इसी डिजाइन की वजह से लिम्स की संख्या भी अलग अलग होती है। कोर टाइप में 2 तो शेल टाइप में 3, और इसका असर पड़ता है वाइंडिंग के तरीके पर भी। कोर टाइप में होती हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग्स, मतलब एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वाइंडिंग, और शेल टाइप में होती हैं सैंडविच वाइंडिंग्स। जैसे सैंडविच में परतें होती हैं, वैसे ही यहाँ हाई और लो वोल्टेज वाइंडिंग की लेयर्स होती हैं। अच्छा, जब इतनी अंदर की बातें हो ही रही हैं तो इंसुलेशन को कैसे छोड़ सकते हैं? वो भी तो एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। देखिए, इंसुलेशन भी 2 तरह का होता है। एक होता है मेजर इंसुलेशन, जो कोर और वाइंडिंग के बीच में लगाया जाता है, और दूसरा होता है माइनर इंसुलेशन, जो खुद वाइंडिंग के टर्न्स के बीच में होता है। और एक जनरल रूल ये है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में शेल टाइप के मुकाबले ज्यादा इंसुलेशन लगता है। तो इन सब डिजाइन के फर्क का मतलब क्या निकला? आखिर में सारी बात आकर एक ही चीज पर टिकती है कि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ होना है, एप्लीकेशन क्या है। तो इसका निचोड़ ये है, कोर टाइप क्योंकि उसकी कूलिंग और मेंटेनेंस आसान है, वो हाई वोल्टेज लो करंट वाली जगहों के लिए बेस्ट है। सोचिए, जैसे पावर ट्रांसमिशन लाइंस।
और शेल टाइप, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत है और उसके लॉसेस कम हैं, वो लो वोल्टेज हाई करंट वाली एप्लीकेशंस के लिए बेहतर है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या वेल्डिंग मशीन्स में। तो आज की पूरी चर्चा को अगर कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो पहला, कोर टाइप, कूलिंग और मेंटेनेंस में आसान, इसलिए हाई वोल्टेज के लिए अच्छा है। दूसरा, शेल टाइप, ज़्यादा मजबूत और कम लॉसेस वाला, इसलिए हाई करंट के लिए बढ़िया है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, जो पूरी कहानी की जड़ है, वाइंडिंग कोर को घेर रही है या कोर वाइंडिंग को। तो अब जब इन दोनों डिज़ाइंस के राज पता चल चुके हैं तो एक सवाल बनता है, अगर किसी को एक बहुत बड़े पावर ग्रिड के लिए ट्रांसफार्मर बनाना हो और किसी को एक लोकल फैक्ट्री के लिए, तो कौन सा डिज़ाइन चुना जाएगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इंजीनियरिंग में हर फैसले के पीछे एक वजह होती है, एक मकसद होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। चलिए उस डिवाइस के एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हमारी दुनिया को पावर देती है। आखिर ट्रांसफार्मर एसी पर तो चलता है, पर डीसी लगाते ही फेल क्यों हो जाता है? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले इसके मेन पार्ट्स को देखिए। दो कॉइल्स, जिन्हें वाइंडिंग कहते हैं, जो एक आयरन कोर पर लिपटी हैं। इसका पूरा खेल फैराडे के एक कमाल के प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। एसी के साथ ये 3 स्टेप्स का डांस है: इनपुट वोल्टेज, बदलता मैग्नेटिक फील्ड और आखिर में आउटपुट वोल्टेज। ये 2 तरीकों से होता है, सेल्फ इंडक्शन यानी खुद की कॉइल में असर, और म्यूचुअल इंडक्शन मतलब दूसरी कॉइल में असर। तो क्या होगा अगर हम इस एसी सप्लाई को हटाकर एक सीधी साधी डीसी सप्लाई लगा दें? एसी करंट अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलता है, पर डीसी तो सीधी सड़क है, कोई बदलाव नहीं। तो मतलब डीसी से मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है, पर वो एकदम स्टैटिक यानी स्थिर रहता है। यानी फ्लक्स में बदलाव की दर, जो इंडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है, वो 0 हो जाती है। और जब फील्ड बदलेगा ही नहीं, तो किसी भी कॉइल में वोल्टेज बन ही नहीं सकता। इस वजह से कोई बैक वोल्टेज नहीं बनता और इतना ज्यादा करंट बहता है कि ट्रांसफार्मर जल सकता है। और बस यही वजह है कि एसी ने मशहूर वॉर ऑफ करंट्स जीती थी। अब सोचिए, एक आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा होगा? उसमें ये सारी कमाल की खूबियां होंगी। पर यह सब सिर्फ थ्योरी में ही मुमकिन है, असल में ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना नामुमकिन है। तो चलिए एक असली ट्रांसफार्मर को देखते हैं, जो ऑन तो है पर उस पर कोई लोड नहीं है। बिना लोड के भी ये थोड़ा सा करंट खींचता है, जिसे हम नो लोड करंट कहते हैं। इस छोटे से करंट के भी 2 काम हैं, एक कोर को मैग्नेटाइज करना और दूसरा हीट लॉस को कवर करना। इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, मैग्नेटाइजिंग करंट और वॉटफुल कंपोनेंट, जो कोर लॉस के लिए है। इस नो लोड करंट का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखने में ही खर्च हो जाता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि ये बदलाव पर ही जीते हैं। और इसी छोटे से सिद्धांत की वजह से आज पूरी दुनिया में बिजली पहुंचाना मुमकिन हो पाया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो बिल्कुल जादू जैसे लगते हैं, और ट्रांसफार्मर उन्हीं में से एक है। सोचिए, बिना किसी हिलते डुलते पुर्जे के ये शांत सा डिवाइस हमारी पूरी दुनिया को पावर देता है। तो आज हम इसके इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे, एक परफेक्ट आइडियल थ्योरी से लेकर असल दुनिया के सर्किट तक। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे ये साधारण सा दिखने वाला बॉक्स, जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स तक नहीं है, हमारे पूरे ग्लोबल पावर ग्रिड की रीढ़ की हड्डी बन गया है? ये वोल्टेज को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कैसे कर लेता है? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए एक परफेक्ट या आइडियल ट्रांसफार्मर से शुरुआत करते हैं। मतलब एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में चलते हैं जहां कोई एनर्जी लॉस नहीं होता और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा किताबों में लिखा है। तो सवाल है, यह आइडियल ट्रांसफार्मर आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इसका सारा राज फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम में छिपा है, फैराडे का इंडक्शन का नियम। ये नियम बहुत सीधी सी बात कहता है कि जब भी आप किसी तार के कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स को बदलते हैं, तो उस कॉइल में अपने आप एक वोल्टेज पैदा हो जाता है। बस यही वो इंजन है जो पूरे ट्रांसफार्मर को चलाता है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि वोल्टेज पैदा होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य इससे थोड़ा आगे का है। हम जानना चाहते हैं कि कितना वोल्टेज पैदा होगा। हमें एक सटीक फॉर्मूला चाहिए जो इस पैदा हुए वोल्टेज को नाप सके, उसे क्वांटिफाई कर सके। और यहीं से हम ट्रांसफार्मर के सबसे ज़रूरी समीकरण यानी ईएमएफ इक्वेशन को समझने की शुरुआत करते हैं। चलिए, अब इस थ्योरी को नंबरों की भाषा में बदलते हैं। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही बेसिक धारणा से शुरू होती है।
हम ये मानकर चलते हैं कि कोर के अंदर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक साइन वेव की तरह लगातार घट बढ़ रहा है। मैथ की भाषा में इसे लिखते हैं फाई बराबर फाइम साइन ओमेगा टी। हमारी सारी कैलकुलेशंस का ये शुरुआती पॉइंट है। ठीक है, तो इसे फटाफट समझते हैं। सबसे पहले हम फैराडे के नियम को इस बदलते हुए फ्लक्स पर लगाते हैं। इससे हमें उस पल का वोल्टेज पता चलता है। फिर हम पता लगाते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा। लेकिन असल दुनिया के कामों के लिए हम आरएमएस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, जो एक तरह से इफेक्टिव वोल्टेज होता है। और इन सब स्टेप्स के बाद हमें मिलता है हमारा जादुई फॉर्मूला E1 बराबर 4.44 गुना फ्रीक्वेंसी गुना कॉइल के टर्न्स गुना मैक्सिमम फ्लक्स। अब जब हम ये जान गए हैं कि वोल्टेज बनता कैसे है, तो चलिए ट्रांसफॉर्मर के असली काम पर आते हैं, यानी वोल्टेज के लेवल को बदलना, उसे बढ़ाना या घटाना। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी नंबर को जानना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे हम K से दिखाते हैं। ये बस सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज का अनुपात है। ये K ही वो नंबर है जो हमें ठीक-ठीक बताता है कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कितना गुना बढ़ाएगा या घटाएगा। और ये स्लाइड ट्रांसफॉर्मर के दो मुख्य किरदारों को बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है। अगर K 1 से ज्यादा है तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स हैं तो वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगा। और अगर K 1 से कम है तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, कम टर्न्स कम वोल्टेज। कितना आसान है ना? तो पूरी कहानी का सार इस एक लाइन में छिपा है। वोल्टेजेस का अनुपात कॉइल के टर्न्स के अनुपात के बराबर होता है। यही वो सुनहरा नियम है जिस पर हर एक ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन और उसका पूरा काम टिका होता है। अच्छा, अब तक हम एक परफेक्ट आदर्श दुनिया में थे, सब कुछ बहुत अच्छा और सीधा साधा था। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। चलिए थियरी के इस साफ सुथरी दुनिया से निकलकर असल दुनिया की खामियों का सामना करते हैं। असल दुनिया की पहली समस्या, वाइंडिंग में जो तांबे के तार इस्तेमाल होते हैं वो परफेक्ट कंडक्टर नहीं होते। उनमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता ही है, और इस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है और आउटपुट वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरी बड़ी खामी ये है कि प्राइमरी कॉइल जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है वो सारा का सारा सेकेंडरी कॉइल तक नहीं पहुंचता। कुछ फ्लक्स कह सकते हैं रास्ते में ही हवा में लीक हो जाता है। ये वो एनर्जी है जो कोई काम नहीं करती, बस बर्बाद हो जाती है। इन तस्वीरों से फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। बाईं तरफ वो यूजफुल फ्लक्स है जो दोनों कॉइल्स को जोड़ता है और पावर को ट्रांसफर करता है, लेकिन दाईं तरफ ये है लीकेज फ्लक्स जो हवा में ही खो जाता है, मतलब ये वो एनर्जी है जो बर्बाद हो गई। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि इंजीनियर्स इन सभी खामियों, इन इम्परफेक्शंस का हिसाब कैसे रखते हैं? खैर, इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल डायग्राम जिसे इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। ये असल में एक असली ट्रांसफॉर्मर का कागज़ पर बनाया गया एक नक्शा है। तो एक असली रियल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर का विश्लेषण करने के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं, और इस मॉडल को बनाने की कहानी शुरू होती है हमारे पुराने दोस्त यानी आइडियल ट्रांसफॉर्मर के सिंबल से। और फिर हम इसमें असल दुनिया की कमियों को एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 और उस लीकेज फ्लक्स के असर को दिखाने के लिए लीकेज रिएक्टेंस X1। ये दोनों कंपोनेंट्स असल में प्राइमरी साइड पर होने वाले वोल्टेज लॉस को दिखाते हैं। इसके बाद बारी आती है ट्रांसफॉर्मर के दिल की, यानी उसके आयरन कोर की। यहाँ RW कोर के अंदर होने वाले एनर्जी लॉस को दिखाता है और XM उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने की प्रक्रिया को दिखाता है जिसके बिना तो ट्रांसफॉर्मर काम ही नहीं कर सकता। और आखिर में जो काम हमने प्राइमरी साइड के लिए किया, ठीक वही हम सेकेंडरी साइड के लिए भी दोहराते हैं। हम उसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 और उसके लीकेज रिएक्टेंस X2 को भी इस मॉडल का हिस्सा बना देते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा पूरा इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला डायग्राम नहीं है, ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो किसी भी असली ट्रांसफॉर्मर के काम करने के तरीके की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। तो सवाल है कि ये मॉडल इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये असल दुनिया में होने वाले एनर्जी लॉस का हिसाब रखता है। ये पहले ही बता देता है कि लोड डालने पर वोल्टेज कितना गिरेगा। इसकी मदद से परफॉर्मेंस की सटीक कैलकुलेशन की जा सकती है।
और सबसे बड़ी बात, ये एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल डिवाइस को एक ऐसे सर्किट में बदल देता है जिसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब जब हमारे पास एक असली ट्रांसफॉर्मर का ये पूरा ब्लूप्रिंट, ये मॉडल है, तो ज़रा सोचिए, हम इसके परफॉर्मेंस के और कौन-कौन से गहरे राज खोल सकते हैं। इसकी असली एफिशिएंसी क्या है, अलग-अलग लोड पर इसका वोल्टेज कितना स्टेबल रहता है, ये सवाल हमें इसकी और भी गहरी समझ की ओर ले जाते हैं।